स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम टेक गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों आइए आज हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों की अवस्थाएं तथा उसके वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति। रसायन विज्ञान की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द या मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान के जनक लेवेजियर को माना जाता है। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि पदार्थ क्या है। पदार्थ की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु जिसमें भार या द्रव्यमान होता है वह स्थान घेरता है, या दुनिया की कोई वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के बाद हम वस्तु के बारे में जानते हैं। वस्तु, पदार्थ के विभिन्न रूप को वस्तु कहा जाता है, अर्थात दुनिया की जो भी वस्तुएं हैं वह पदार्थ या द्रव्य से निर्मित है। अब हम पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। पदार्थ को हम भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण एवं रासायनिक वर्गीकरण कर सकते हैं। अर्थात पदार्थ को हम भौतिक वर्गीकरण कर सकते हैं, पदार्थ का हम रासायनिक दृष्टिकोण से वर्गीकरण कर सकते हैं। अब भौतिक वर्गीकरण को हम 3 पार्ट में विभाजित करके इसको पढ़ सकते हैं। जैसे भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव एवं गैस में बांट सकते हैं। अब रासायनिक वर्गीकरण को भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे शुद्ध पदार्थ एवं दूसरा मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ को भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं। शुद्ध पदार्थ को हम तत्व एवं यौगिक में बांट सकते हैं। फिर तत्व को भी हम 2 पार्ट में बांट सकते हैं, धात्विक तत्व एवं अधात्विक तत्व। फिर हम यौगिक को भी 2 भाग में बांट सकते हैं, कार्बनिक यौगिक एवं अकार्बनिक यौगिक। हम मिश्रण को भी 2 भाग में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे समांग मिश्रण तथा विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण एवं विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन एवं गुण समान होते हैं। जैसे चीनी का जल में विलयन। और विषमांग मिश्रण
वह मिश्रण होता है जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों के संगठन एवं गुण समान नहीं होते हैं, जैसे बारूद का मिश्रण, लोहा एवं गंधक का मिश्रण। दोस्तों, हम जो यहाँ पर चार्ट बनाए हैं उनमें से मुख्य रूप से हम भौतिक वर्गीकरण, ठोस, द्रव, गैस एवं इससे रिलेटेड जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं तथ्यों का यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम इन सब के बारे में बारी बारी से ठोस, द्रव, गैस जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन है। तो हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से ठोस, द्रव, गैस के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद द्रवणांक, क्वथनांक, ऊर्ध्वपातन इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जानते हैं ठोस के बारे में। ठोस या सॉलिड पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। ठोस में अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है एवं अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण जैसे कि लकड़ी, पत्थर, कोयला, कुर्सी, मेज इत्यादि है। यहाँ पर हम अंतराण्विक बल के बारे में जानेंगे। अंतराण्विक बल का आशय 2 अणुओं के बीच लगने वाले बल से है, जबकि अंतराण्विक स्थान का आशय 2 अणुओं के बीच की दूरी या स्थान से है। हम यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ठोस के अणु काफ़ी सटे होते हैं। ये एक दूसरे को बांधे रखते हैं, इस कारण ठोस को संपीड़ित या अर्थात दबाया नहीं जा सकता। इनके अणुओं को साथ साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। अब हम द्रव या लिक्विड के बारे में जानते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, अर्थात द्रव को हम जिस पात्र में रखते हैं उसी का ये आकार ले लेते हैं। द्रव का अंतराण्विक बल जो होता है ठोस की अपेक्षा कम होता है और अंतराण्विक स्थान जो होता है ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच अधिक होता है। अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा द्रव में कम होता है और अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा द्रव में अधिक होता है। ठोस द्रव पदार्थ के उदाहरण दूध, तेल, पानी इत्यादि हैं। द्रव को हम चित्र के माध्यम से यहाँ जान सकते हैं। जैसे यहाँ ठोस के अणु काफ़ी सटे हैं, जबकि द्रव के अणु उससे कुछ दूरी पर अवस्थित हैं। इनको द्रव की अपेक्षा थोड़ा संपीड़ित या दबाया जा सकता है। अब हम गैस के बारे में जानते हैं। गैस का आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होता है। इनमें अंतराण्विक बल नगण्य होता है तथा अंतराण्विक स्थान काफ़ी अधिक होता है। यही कारण है कि गैस के अणु स्वतंत्र होते हैं और इनमें विसरण की क्रिया होती है। हम यहाँ चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि गैस के अणु ठोस द्रव की अपेक्षा काफ़ी दूरी पर हैं और इनको आसानी से दबाया जा सकता है। गैस के उदाहरण हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड etc। गैस के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से किया जा सकता है, जैसे विसरण क्या है? तो फैलने की क्रिया विसरण है। गैस में यह सर्वाधिक होती है। गैस में विसरण की क्रिया होती है। यही कारण है कि जब कोई इत्र का बोतल खोलता है तो हम उसे दूर से ही अनुभव कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं। और कमरे में जब कोई अगरबत्ती जलाया जाता है तो उस अगरबत्ती का सुगंध काफ़ी दूर तक फैलता है, जिसे हम जान लेते हैं विसरण के माध्यम से ही। अब पदार्थ की चौथी अवस्था जो है वह प्लाज्मा है। पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। अब थोड़ा हम इम्पोर्टेंट तथ्य को जानते हैं। जैसे बहने वाले पदार्थों को तरल कहते हैं। इसके अंतर्गत द्रव एवं गैस आते हैं। द्रव भी बहते हैं, गैस भी बहते हैं, इसलिए इनको तरल पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। परंतु
ठोस नहीं बहता है, इसलिए ठोस को तरल के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अब पदार्थों के कुछ हम भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। ताप, दाब इत्यादि के माध्यम से पदार्थों के भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, परंतु याद रखिएगा कि लकड़ी एवं पत्थर पर ताप एवं दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और पदार्थों के कुछ भौतिक गुण, जैसे कुछ पदार्थ जो होते हैं रंगहीन होते हैं, कुछ पदार्थ गंधहीन होते हैं तथा कुछ पदार्थों में विशेष प्रकार के गंध पाए जाते हैं। जैसे फास्फोरस का गंध लहसुन के जैसा होता है। जो पदार्थ में गंध पाए जाते हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है वही हमने यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया है। जैसे फास्फोरस का जो गंध होता है वह लहसुन के जैसा होता है, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध सड़े हुए अंडे के जैसा होता है। कुछ पदार्थ रंगहीन एवं कुछ पदार्थ रंगीन होते हैं। जैसे ब्रोमीन का रंग लाल होता है, आयोडीन का रंग काला होता है। अब हम घनत्व के बारे में जानते हैं, डेंसिटी के बारे में। किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब तथा सीजीएस मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक एवं आयतन सबसे कम यानी न्यूनतम होता है। यह कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, यही कारण है कि पानी पर बर्फ तैरता है। जल जो है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। जल जब जम जाता है तो वह बर्फ बन जाता है और ठोस अवस्था में बदल जाता है। वही बर्फ जब पिघल जाता है तो द्रव अवस्था प्राप्त कर लेता है। वही जब भाप बन करके उड़ जाता है तो गैसीय अवस्था प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जल ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब हम क्वथनांक के बारे में जानते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव खौलना शुरू कर देता है उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इनसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको जान लेते हैं। किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उस द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होने पर क्वथनांक घट जाता है, इसलिए पहाड़ों पर खाना बनाना कठिन होता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतना ही अधिक होगी। यहाँ पर क्वथन और क्वथनांक में अंतर है। क्वथन या वाष्पन हम कह सकते हैं। वाष्पन या क्वथन की क्रिया जो होती है किसी भी ताप पर हो जाती है, परंतु क्वथनांक जब भी होगा निश्चित ताप पर ही होगा। अब हम द्रवणांक के बारे में जानते हैं। जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उस ताप को द्रवणांक कहा जाता है। सामान्यतः द्रवणांक और उसके बाद एक आता है हिमांक, दोनों का ताप जो होता है लगभग समान ही होता है। जैसे बर्फ का द्रवणांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम द्रवणांक के बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में उसके बारे में जानते हैं। जैसे अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का द्रवणांक
घट जाता है। अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का द्रव्यमान घट जाता है। वायुमंडलीय दाब बढ़ाने पर ठोस पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है, किंतु बर्फ का द्रव्यमान घट जाता है। विद्यार्थी हमेशा परीक्षा में इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब अशुद्धि मिलाने पर घटेगा या बढ़ेगा। तो इसको एकदम यहाँ ध्यान से हम देख लेंगे कि वायुमंडलीय दाब बढ़ाने पर ठोस पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है, किंतु बर्फ का द्रव्यमान घट जाता है। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने अशुद्धि मिलाने पर बर्फ का द्रव्यमान घट जाता है, यहाँ पर हम एकदम इसको नोट कर लेंगे ताकि घट जाता है बढ़ जाता है में हम कंफ्यूज न हो सके। अब उधरोपातन के बारे में जानते हैं। जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधे गैस में परिणत हो जाता है तब तथा वाष्प को पुनः ठंडा करने पर ठोस में बदल जाता है तो उसे उधरोपातन कहा जाता है। या हम इस प्रकार इसको कह सकते हैं कि जब कोई ठोस पदार्थ है उसको गर्म किया जाता है और सीधे जब गैस में बदल जाता है तो उसे उधरोपातन कहा जाता है। उधरोपातन की क्रिया जो होती है वह कैम्फर या कपूर में होती है, नेफ्थलीन में होती है, आयोडीन में होती है, नौशादर इत्यादि में होती है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा। अगर यह मेरा आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। धन्यवाद।